नमस्ते विद्यार्थियों, वागेल एकेडमी के इस नए डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे जो असल में लोकतंत्र का इंजन रूम है। बिल्कुल, इंजन रूम, जहां असली काम होता है। हाँ, मतलब बाहर टीवी कैमरों के सामने जो शोर शराबा होता है ना, उससे बहुत दूर एक शांत कमरे में जहां सत्ता और विपक्ष के लोग एक साथ बैठकर फाइलों की जांच कर रहे हैं। सही कहा। हम अक्सर संसद को सिर्फ हंगामे की जगह मान लेते हैं। एकदम। और जब संसदीय प्रक्रिया या संविधान की बात आती है तो दिमाग में वही भारी भरकम कानूनी किताबों की तस्वीर आती है। लेकिन आज हम इसे डीकोड करेंगे, विशेष रूप से यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए। हाँ, क्योंकि आज का हमारा विषय बहुत खास है, संसदीय समितियां एवं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। भारतीय संविधान केवल नियमों का कोई बोरिंग पुलिंदा नहीं है, ये एक ऑपरेशनल मैनुअल की तरह है। बिल्कुल, एक ऐसा मैनुअल जो ये तय करता है कि जनता के टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हमारा मिशन सिर्फ अनुच्छेद 105 या 266 रटना नहीं है। हाँ, अक्सर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, सिर्फ तथ्य याद कर लेते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये समितियां और प्रक्रियाएं आखिर क्यों मौजूद हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। और एक बार लॉजिक समझ आ गया तो नंबर अपने आप याद हो जाते हैं। तो चलिए सीधा उसी इंजन रूम का दरवाजा खोलते हैं। संसद में 540 से ज्यादा सांसद बैठते हैं। अब प्रैक्टिकली सोचें तो इतने सारे लोग एक साथ किसी बिल की एक एक लाइन तो पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, एक लाइन पर भी सहमति बनाना मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से संसदीय समितियों की जरूरत पैदा होती है। अनुच्छेद 105 के तहत इनका पूरा ढांचा काम करता है। मतलब बारीक काम छोटे समूह के बिना हो ही नहीं सकता। एकदम सही। इसीलिए संसद अपना ज्यादातर काम इन्हीं समितियों के जरिए करती है। अब वैगल एकेडमी के नोट्स बताते हैं कि ये मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। पहली स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी तदर्थ या अस्थायी समिति। हाँ, नाम से ही साफ है, स्थायी समितियां लगातार काम करती हैं। इनकी कुल संख्या 24 है। 24 मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिलाकर। 16 लोकसभा की और 8 राज्यसभा की। ये हर साल बनती हैं और इनका काम चलता रहता है। और जो अस्थायी समितियां हैं वो किसी खास मकसद से बनती हैं। मान लीजिए कोई बड़ा घोटाला हो गया या किसी नए विषय पर कानून बनाना है, काम खत्म हुआ और समिति भंग। अच्छा, अब नोट्स में 3 बहुत ही प्रमुख स्थायी समितियों का जिक्र है जो परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। जी। पहली है प्राकलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें 30 सदस्य होते हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ी समिति है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात है, इसके सभी 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं। राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं होता। ऐसा क्यों? इसके पीछे का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है ना, वो बहुत दिलचस्प है। प्राक्कलन समिति का काम है बजट अनुमानों की जांच करना। मतलब सरकार जो पैसा मांग रही है वो सही है या नहीं। बिल्कुल। और हमारे संविधान में पैसों के मामले में हमेशा लोकसभा को ऊपर रखा गया है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता चुनती है। अरे वाह, मतलब जो जनता टैक्स दे रही है उसी के प्रतिनिधियों को तय करना चाहिए कि पैसा कैसे खर्च होगा। एकदम सटीक। ये तो बहुत लॉजिकल है। और नोट्स में है कि इसका अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है और कार्यकाल 1 साल का होता है। क्या हम इसकी तुलना किसी वेडिंग प्लानर से कर सकते हैं? वेडिंग प्लानर? कैसे? मान लीजिए वित्तीय वर्ष एक बहुत बड़ी शादी है। शादी से पहले ये प्लानर बैठकर बजट बनाता है कि खाने पर कितना खर्च होगा, सजावट में पैसे कैसे बचाएं। अरे, ये एनालॉजी तो बहुत ही बढ़िया है। प्राक्कलन समिति ठीक यही काम करती है, प्रशासन में सुधार और फिजूल खर्ची रोकने के सुझाव देती है। लेकिन हर शादी की तरह प्लानर कितना भी अच्छा हो, शादी के बाद खर्च तो ऊपर नीचे होता ही है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ निकलती ही है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी समिति की, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पीएससी। इसे हम वो सख्त ऑडिटर मान सकते हैं जो शादी के बाद बिल चेक करता है। बिल्कुल। हलवाई को इतने पैसे क्यों दिए? क्या सच में उतनी मिठाई आई थी? हाँ, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और मजे की बात यह है कि पीएससी को बोलचाल में पोस्टमार्टम समिति भी कहते हैं। पोस्टमार्टम समिति मतलब खर्च होने के बाद जांच। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पीएससी का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। वेट, विपक्ष का नेता? सरकार खर्च कर रही है और जांच विपक्ष कर रहा है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है।
अगर सरकार खुद अपने खर्च की जांच करे तो क्या कभी कोई कमी निकलेगी? कभी नहीं। सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखेगा। इसीलिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह जिम्मेदारी विपक्ष को दी जाती है। ये शक्ति संतुलन या चेक एंड बैलेंस का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, इसके बाद तीसरी समिति है सरकारी उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। हाँ, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है और इसका काम है सीएजी की रिपोर्ट और सरकारी कंपनियां जैसे LIC वगैरह की जांच करना। सही। लेकिन इन सब के बीच नोट्स में एक बहुत ही सख्त नियम लिखा है। कोई भी मंत्री इन तीनों समितियों का सदस्य नहीं हो सकता। और ये नियम लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। अगर मंत्री ही विभाग चला रहे हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा जानकारी है, तो उन्हें बाहर क्यों रखा है? इसे हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सोचिए, ये समितियां सरकार की कमियों की जांच कर रही हैं और सरकार कौन है? मंत्री। ओ, मतलब जिस छात्र का पेपर है आप उसी को कॉपी चेक करने के लिए नहीं दे सकते। बिल्कुल, मंत्री खुद अपनी कमियां थोड़ी ना उजागर होने देगा, इसलिए आम सांसदों को ये काम दिया जाता है। ये सिस्टम तो सच में बहुत स्मार्ट है। लेकिन एक बात है, समितियों का ये सारा काम बंद कमरों में होता है, फाइलों पर। आम जनता को तो ये सब नहीं दिखता। हाँ, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी तो चाहिए। वही तो, कैमरे के सामने मंत्रियों से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? यहीं से शुरू होता है संसदीय कार्यवाही का सबसे रोमांचक हिस्सा, प्रश्नकाल। हाँ, क्वेश्चन आवर। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वैगल एकेडमी के नोट्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सुबह 11 से 12 बजे का समय, सबसे पहला घंटा। लेकिन मजे की बात यह है कि सवालों को रंगों में बांटा गया है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा जैसे अस्पताल का ट्रायज सिस्टम होता है ना, लाल रंग मतलब इमरजेंसी, हाँ। वैसे ही संसद में रंग देखकर सवाल की प्राथमिकता पता चल जाती है। हाँ, ये कलर कोडिंग सिर्फ सजावट नहीं है। रोज सैकड़ों सवाल आते हैं, उन्हें छांटना भी तो है। तो चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। हरा रंग यानी तारांकित प्रश्न, सफेद रंग मतलब अतारांकित प्रश्न, गुलाबी रंग अल्प सूचना प्रश्न के लिए और पीला रंग निजी प्रश्नों के लिए। सही है। मुझे ये हरा और सफेद वाला सिस्टम बहुत काम का लगा। क्या आप इसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। हरे और सफेद रंग का फर्क सिर्फ कागज का नहीं है, ये जवाबदेही की गहराई का फर्क है। हरे रंग का सवाल मतलब सांसद को मौखिक उत्तर चाहिए उसी वक्त, मतलब मंत्री को खड़े होकर सबके सामने जवाब देना होगा। बिल्कुल। और नोट्स में जो लिखा है वो सबसे अहम है। हरे सवालों में पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री सवाल पूछे जा सकते हैं, मतलब क्रॉस क्वेश्चन। हाँ, मंत्री ने जवाब पढ़ा और अगर सांसद संतुष्ट नहीं है तो वो तुरंत पलटकर सवाल दाग सकता है। इसे कहते हैं ऑन द स्पॉट जवाबदेही। बाप रे, मंत्री को तो पूरी तैयारी से आना पड़ता होगा। हाँ। और सफेद रंग में क्या होता है? सफेद रंग के सवाल वो होते हैं जहां बहुत सारे आंकड़े या डेटा चाहिए। मंत्री सब कुछ याद नहीं रख सकता। हाँ, वो तो है। इसलिए इनका जवाब लिखित में मिलता है। सरकार आराम से सोच समझकर डेटा देती है, और क्योंकि जवाब लिखित है तो वहां तुरंत कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही व्यवस्थित है। गुलाबी रंग 10 दिन से कम के नोटिस के लिए है। लेकिन यहाँ मुझे एक प्रैक्टिकल दिक्कत लग रही है। कैसी दिक्कत? आपने कहा गुलाबी रंग में 10 दिन से थोड़ा कम समय लगता है, और सामान्य सवालों में तो 15-20 दिन का नोटिस चाहिए। हाँ, वो तो मंत्रियों को जवाब तैयार करने के लिए चाहिए ही ना। लेकिन मान लीजिए अचानक कोई भयानक ट्रेन हादसा हो जाए या रातों रात कोई आर्थिक संकट आ जाए जिस पर आज अभी बात करनी है, क्या तब भी 10 दिन का इंतजार करेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसी जरूरत ने भारतीय संसद के सबसे बड़े इनोवेशन को जन्म दिया। शून्यकाल। बिल्कुल, 0 संसद का वाइल्ड कार्ड, दोपहर 12 से 1 बजे तक। नोट्स में साफ लिखा है कि ये दुनिया के किसी संविधान से कॉपी नहीं किया गया है। 1962 से ये हमारी अपनी देन है। और इसका नाम शून्यकाल इसलिए पड़ा क्योंकि ये ठीक 12 बजे शुरू होता है, जब घड़ियों में 00 बजते हैं। लेकिन इसने बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। अगर बिना नोटिस के कोई भी खड़ा होकर बोलने लगे तो क्या इससे हंगामा नहीं होता? हंगामा तो होता ही है, हम अक्सर न्यूज में देखते हैं। तो क्या ये समय और जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन लोकतंत्र की गहराई में जाएं तो शून्यकाल एक तत्काल राहत भड़ास यानी प्रेशर वाल्व की तरह काम करता है। प्रेशर वाल्व, कुकर की सीटी जैसा। एकदम सही।
हमारा देश इतना बड़ा है कि रोज कुछ न कुछ अप्रत्याशित होता है। अगर नियम सख्त हों कि 15 दिन का नोटिस लाओ तो आज की बड़ी घटना पर संसद में बात ही नहीं हो पाएगी। सिस्टम के अंदर का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, शून्यकाल सांसदों को ताकत देता है कि वो सरकार को तत्काल मुद्दों से भागने ना दे। थोड़ा शोर होता है, लेकिन कम से कम जनता की चिंताएं तुरंत सामने तो आती हैं। वाह, ये नजरिया तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब अव्यवस्था के भीतर भी एक गहरा लोकतांत्रिक उद्देश्य छिपा है। बिल्कुल। अच्छा, अब तक हमने समितियों की बात की, प्रश्नकाल की बात की, शून्यकाल की बात की, लेकिन इन सब बहसों के केंद्र में आखिर क्या है? एक ही चीज, पैसा, राजस्व। सही बात है। बिना पैसे के कोई भी नीति सिर्फ कागज का टुकड़ा है। तो ये सारा पैसा रखा कहाँ जाता है? देश का बंटुआ कहाँ है? इसके लिए हमें भारत की निधियों को समझना होगा। हाँ, वागल एकेडमी के नोट्स में 3 प्रमुख निधियों का जिक्र है। अनुच्छेद 266(1) के तहत संचित निधि, अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा निधि और अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि। ये हिस्सा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमें ये पता होना चाहिए। इसे समझने के लिए हम पर्सनल फाइनेंस का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जो संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड है वो सरकार का सैलरी अकाउंट है। मेन चेकिंग अकाउंट। हाँ, देश का सारा राजस्व, इनकम टैक्स, जीएसटी सब इसी में जमा होता है और सारे बड़े खर्चे भी यहीं से होते हैं। लेकिन इस सैलरी अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? सरकार अपनी मर्जी से इसका एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, संचित निधि से एक भी रुपया निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। और यही बात तानाशाही को रोकती है। क्या बात है। अब दूसरे खाते पे आते हैं, लोक लेखा निधि या पब्लिक अकाउंट। अगर पहला सैलरी अकाउंट है तो इसे हम बच्चों की गुल्लक मान सकते हैं। बच्चों की गुल्लक, ये बहुत दिलचस्प तुलना है। क्योंकि इस गुल्लक में वो पैसा है जो सरकार का अपना नहीं है, जैसे कर्मचारियों का पीएफ, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं। ये जनता की गाड़ी कमाई है। बिल्कुल, यहाँ सरकार मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह है, एक बैंक की तरह काम कर रही है। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने दोनों को अनुच्छेद 266 में रखा, लेकिन नियम अलग कर दिए। लोक लेखा निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा सरकार का है ही नहीं। उसे तो बस समय आने पर जनता को ब्याज सहित लौटाना है। ये एक शानदार वित्तीय सुरक्षा तंत्र है। मतलब कोई भी सरकार चुनाव जीतने के लिए हमारे पीएफ का पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। एकदम सही। वित्तीय अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में है अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि या कंटिंजेंसी फंड। अगर पहला अकाउंट है और दूसरी गुल्लक, तो ये घर के गद्दे के नीचे छिपा कर रखा गया इमरजेंसी कैश है। ये एनालॉजी तो पूरी तरह फिट बैठती है। मान लीजिए अचानक भयानक बाढ़ आ जाए और संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संचित निधि से पैसा निकालने में तो समय लगेगा। मंजूरी चाहिए ना उसमें। हाँ, तो क्या राहत कार्य रोक देंगे? नहीं। ऐसे सबसे बुरे वक्त के लिए ये आकस्मिक निधि है जो सीधे राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। और राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा तुरंत निकाला जा सकता है, लेकिन ये मुफ्त का पैसा नहीं है। मतलब इसे वापस भरना पड़ता है। बिल्कुल। जब भी संसद का सत्र शुरू होगा, सरकार को हिसाब देना होगा। फिर संसद की मंजूरी लेकर संचित निधि से पैसा निकालकर वापस आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है, ताकि गद्दे के नीचे का इमरजेंसी कैश हमेशा अगले संकट के लिए तैयार रहे। सही समझे। ये पूरा वित्तीय आर्किटेक्चर सच में कमाल का है। देश का पैसा सुरक्षित भी है और संकट के लिए बैकअप भी है। मुझे यकीन है कि अब विद्यार्थी जब भी अनुच्छेद 105 या 267 पढ़ेंगे, उन्हें सिर्फ सूखे नंबर नहीं बल्कि पूरी मशीनरी नजर आएगी। चलिए जल्दी से आज के मुख्य आहा मोमेंट्स को समेट लेते हैं। हमने देखा कि प्राक्कलन समिति एक वेडिंग प्लानर है जिसमें सिर्फ लोकसभा के लोग होते हैं, और लोक लेखा समिति यानी पीएसी एक सख्त ऑडिटर है जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। फिर हमने प्रश्नकाल के रंगीन कोड देखे, खासतौर पर हरा रंग जहां ऑन द स्पॉट सवाल जवाब होते हैं, और 1962 का हमारा अपना इनोवेशन शून्यकाल जो एक जरूरी प्रेशर वाल्व है। इसके पीछे का कारण समझ लेंगे तो तथ्य अपने आप याद रहेंगे। एकदम। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया विचार आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हमने देखा कि शून्यकाल 1962 में शुरू हुआ था, अचानक आए मुद्दों को उठाने के लिए। तब चिट्ठियों का दौर था। हाँ, सूचनाएं पहुंचने में समय लगता था। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी मुद्दा मिनटों में पूरे देश में फैल जाता है।
तो क्या हमारी संसद को 21वीं सदी के लिए एक डिजिटल शून्यकाल की जरूरत नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीधे देशवासियों की चिंताओं को रियल टाइम में संसद में रिफ्लेक्ट किया जा सके। हम सबको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बहुत ही उम्दा सवाल है। तो आज इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और भारतीय लोकतंत्र के इंजन रूम को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, व्यवस्था से सवाल पूछते रहिए।